Hello guys, welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइज हम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे। हमने टॉपिक फर्स्ट जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K स्टार्ट करा था। हमने इसका सब टॉपिक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस कर लिया था। गाइज आज हम इसका सेकंड सब टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। गाइस हमने इसका सब टॉपिक थर्ड जनरल इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट किया है, जिसके हमने दो सब टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, काफ़ी सारे बच्चे ये टॉपिक छोड़ रहे हैं इकोनॉमिक्स वाला। वो सोच रहे हैं कि ये वेटेज भी कम है इसकी 10 मार्क्स की और काफ़ी टफ होगा। गाइस ऐसा नहीं है, ये काफ़ी इजी टॉपिक है। आप देख सकते हैं इसके बारे में, आप चाहें तो 10 में से 10 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो गाइस डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। गाइस जैसे टॉपिक में दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम बैकग्राउंड भी देखेंगे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया इंडिया में आया और कैसे ये फ्रेम तक पहुंचा। गाइस जब इंडिया में एक आवाज़ उठना स्टार्ट होगी कि हाँ अब इंडिया को फ्रीडम मिलने वाली है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था और ब्रिटिशर्स की कंडीशन काफ़ी खस्ता थी। तो उसी टाइम पे एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। उन्होंने एक आइडिया दे दिया कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। उन्होंने ये आइडिया दिया था 1934 में। तो गाइज इसी लाइन से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, यूपीएससी तक क्वेश्चन आया है। पूछ सकते हैं कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था वो किसने दिया था और कब दिया था। सो इट वॉज गिवन बाय एम.एन. रॉय इन 1934। गाइस इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऑफिशियली डिमांड कर दिया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के बिहाफ पे ये डिमांड कर दी, बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्री इंडिया का वो इंडियन से ही बनाएंगे, इसमें बाहर वालों की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। The Constitution of Free India must be framed without outside interference। तो गाइज जो ये डिमांड थी इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफ 1940। और उन्होंने 1942 में 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन इंडिया में भेजा कि हाँ कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसके रिलेटेड। तो गाइज इसमें जो सबसे बड़ी बात थी ना, सर स्टीफर्ड कमीशन, इन्होंने इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी। इन्होंने बोला कि हम आपको एटॉनमी दे देंगे बट जो रियल पावर रहेगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैंड में ही रहेगी। ये तो किसी को मंजूर नहीं थी। और दूसरी चीज़ इन्होंने सेपरेशन की बात नहीं करी थी, डिवीज़न की बात नहीं करी थी, जो मुस्लिम लीग को अच्छी नहीं लगी। सबसे पहले मुस्लिम लीग ने इस मिशन को रिजेक्ट कर दिया। टाइम बीता, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेकंड कमीशन भेजी, कैबिनेट मिशन। तो गाइज इस मिशन ने दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था, जो मुस्लिम लीग ने बोला था कि हाँ कि हमें दो कंट्रीज़ अलग अलग बनानी है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग होगा, और अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा तो बनाने वाली कमीशन हमारी असेंबलीज होंगी वो भी अलग अलग होंगी। बट जो कैबिनेट मिशन आया उसने टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रिजेक्ट कर दिया। बट फिर भी मुस्लिम लीग्स ने इसको माना और कैबिनेट जो मिशन आया उसके तहत आगे काम स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो गाइज ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे, किस तरीके से उनके इलेक्शंस हुए। अब गाइज हुआ क्या, जैसे बताया आपको कि कैबिनेट मिशन आया 1946 में। अब जब कैबिनेट मिशन आया तो अब इंडिया में इलेक्शन करवाने थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी, तो किस तरह से इलेक्ट करे बंदों को कि जो असेंबली में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। तो गाइज उस वक्त जो इंडिया था वो प्रिंसली स्टेट में भी डिवाइडेड था। जो कुछ एरिया था वो हाई कमीशन के अंडर आता था और मैक्सिमम एरिया ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर था। तो क्या था, ये टोटल 389 सीट्स की स्ट्रेंथ बनाएगी कि इतने पे इलेक्शन, इतनी सीट्स जो हैं
ये फिल करी जाएंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और 389 में से जो 296 सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया को थी और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दे दी गई। जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे एरिया प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था और ब्रिटिश इंडिया में डिवाइडेड था, और 4 जो सीट्स थी वो जो हाई कमीशन के अंडर डायरेक्ट आता है। जैसे आज के टाइम पे लगा लो आप, जैसे यूटीज़ हो गया, स्टेट्स होगी और अलग से कोई प्रिंसली स्टेट्स हो जाए वैसे। तो याद रखना कि जो फर्स्ट टाइम जो स्ट्रेंथ थी वो थी 389, जिसमें से 296 की स्ट्रेंथ ब्रिटिश इंडिया की थी, 93 प्रिंसली स्टेट की थी, और जो 296 में 4 सीटें हाई कमीशन की थी। इस तरह से स्ट्रेंथ को इन्होंने देखा। अब उसके बाद गाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इलेक्शन कैसे करवाएं। अब इन्होंने बोला कि हम इलेक्शन जो करवाएंगे उसमें हम एरिया को डिवाइड करेंगे 3 कम्युनिटीज़ की बेसिस पे। एक होगा मुस्लिम, एक होगा सिख और एक होगा जनरल। और जहाँ पे मुस्लिम और सिख खड़े होंगे उनको इलेक्ट करेंगे उन्हीं के कम्युनिटी के लोग, दूसरा बंदा उसको वोट नहीं डाल सकता, और बाकी सारे जनरल में आ जाएंगे। और दूसरी बात बोली कि जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे उनको प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करेगा, मींस वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे, वहाँ के जो हेड होंगे प्रिंसली स्टेट के वो खुद नॉमिनेट करके भेजेंगे, और जो बाकी ब्रिटिश इंडिया का एरिया बचा वहाँ से इलेक्टेड होके आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली थी वो पार्शली इलेक्टेड थी, पार्शली नॉमिनेटेड थी, बिकॉज इसमें आधे बंदे चुन के आ रहे थे, आधे बंदे इलेक्टेड थे, आधे बंदे नॉमिनेटेड थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली थी क्या वो इलेक्टेड थी? नहीं, ये पार्शली इलेक्टेड थी, पार्शली नॉमिनेटेड थी। तो गाइज़ ये हुआ। उसके बाद 1946 में पहले तो सीट्स अलॉट्स होगी, हाँ 296 पे इलेक्शन होगा। अब 1946 में जुलाई और अगस्त में इलेक्शन होने थे। इलेक्शन हुए, 296 में से 208 सीटों पे कांग्रेस जीती और मुस्लिम लीग को बस 73 सीट्स मिली, और कुछ इंडिपेंडेंट लोग थे जिनको 15 सीटें मिली। बट इसमें हुआ क्या, प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, और 93 जो सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की वहाँ पे उन्होंने कोई भी बंदा अपना नहीं भेजा। तो मुस्लिम लीग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी बस 73 सीट्स थी। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, the Assembly comprised representatives of all sections of Indian society: Hindu, Muslim, Sikh, Parsi, Anglo-Indians, Indian Christians, SC, ST, including women of all these sections. The Assembly included all important personalities of India at that time with the exception of Mahatma Gandhi. गाइज इसमें महात्मा गांधी जी के सिवा हर एक बंदे ने पार्टिसिपेट किया था। अब वर्किंग कैसे होगी? तो गाइज इलेक्शन हो गया, पहले हमने क्या पढ़ा कि आइडिया कहाँ से आया, उसके बाद सीट्स कितनी होंगी, कितने पे इलेक्शन होंगे, जब सब जीत के आए अब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाएगा। तो गाइज जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946। गाइज ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। सो गाइज इट वाज ऑन दिसंबर 9, 1946। और जो 9 दिसंबर को मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में इन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया असेंबली का, बिकॉज फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी और वो सीनियर मोस्ट मेंबर भी थे हाउस के। गाइज उसी के 2 दिन बाद मीटिंग फिर से होती है 11 दिसंबर 1946 में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया जाता है असेंबली का प्रेसिडेंट। सो गाइस फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 9, 1946 में, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रेसिडेंट बनाते हैं। 2 दिन बाद फिर से मीटिंग होती है जिसमें परमानेंटली राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है असेंबली का। सिमिलरली जो H.C. मुखर्जी थे और कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट, उनको वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाता है। तो गाइज इस तरीके से अब प्रेसिडेंट भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब बात थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। तो गाइज हुआ क्या, एक ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन आया कि कॉन्स्टिट्यूशन
जो हमारा बेस है ना, क्वेश्चन भी कई बार आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो गाइस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। और ये ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन कौन लेके आया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। इसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें हैं उसको समराइज़ करके इन्होंने ये पेश किया था। जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज़ का निचोड़, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ जो चीज़ें उसमें होंगी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही निकल के आई थी। तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव करा था असेंबली में। गाइस आपको कैसी डेट याद रखनी है, 2 दिन का फ़र्क है। पहली मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946, सेकंड मीटिंग थी 11 दिसंबर को, और थर्ड 13 दिसंबर जिस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया गया। इसमें उन्होंने बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, सॉवरेन होगा, सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, राइट्स होंगे। तो गाइस इस तरह से इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। डेट्स याद रखनी है, 9 दिसंबर फर्स्ट मीटिंग, 11 दिसंबर सेकंड मीटिंग, 13 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया, और 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। गाइस ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। अब सब चीज़ें होगी। अब बात थी कि इसी चीज़ के बाद क्या हुआ कि इंडिया की पार्टीशन होगी। जब इंडिया टूट गया, इंडिया की 2 हिस्से हो गए, तो मुस्लिम लीग भी चलेगी। जब मुस्लिम लीग निकल गई इसका मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जितनी सीट्स थी वो भी कम हुई होंगी। तो गाइस हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो सीट्स थी वो कम होगी, वो कम होगी 299। पहले कितनी थी? 389। तो ये सीट्स कम होगी और मुस्लिम लीग अलग होगी और वो पाकिस्तान में चलेगी। अब गाइस नेक्स्ट क्या था, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस। जैसे ही पता चला कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटने वाला है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में। उसने 3 चेंजेस करी थी। पहली तो ये थी कि द असेंबली वॉज मेड अ फुली सॉवरन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। द एक्ट एम्पावर द assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India। गाइस जो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात थी ना, जैसे मैंने बताया था सर स्टेफर्ड कमीशन आई थी, उन्होंने ऑटोनॉमी की बात करी, तब भी वो कुछ ना कुछ कंट्रोल अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन इंडिपेंडेंट एक्ट में जो पहली बात करेगी वो थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहे तो अपनी मर्जी का कोई भी लॉ बना सकती है, और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जितने भी इंडिया के लिए लॉज बनाए हैं उनको वो एब्रोगेट तोड़ भी सकती है, उनको अल्टर भी कर सकती है। तो दूसरी चेंज करेगी, उन्होंने बोला कि जो असेंबली बनाई है वो लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम करेगी। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है? जो लॉज बनाती है। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जितने एमपीज़ बैठे हैं वो क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी है। और जब वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट है, वो क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लेकिन जब वो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो सारे लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाते हैं। तो इसमें बोला कि जो असेंबली चुनी जाएगी वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी रहेगी, उसका काम भी करेगी। ये काम कैसे करेंगी? एक दिन असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करेगी, अगले दिन वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम करेगी। मींस एक दिन वो लॉज के रिलेटेड काम करेगी, कंट्री के रिलेटेड काम करेगी, अगले दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए काम करेगी। ये अल्टरनेटिव डेज पे काम करने वाले थे। और जो तीसरी बात इन्होंने की, द मुस्लिम लीग मेंबर विदड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया, जिससे स्ट्रेंथ कम होगी। तीसरी बात इन्होंने बोली कि जो स्ट्रेंथ है वो 299 ही है इस टाइम पे, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। 3 चीज़ें थी। पहला कि गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो चाहे वैसा लॉज बना सकती हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी लॉ को एब्रोगेट कर सकती है। सेकंड जो चीज़ बोली थी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो लेजिस्लेटिव बॉडी का भी रोल प्ले करेगी। थर्ड कि मुस्लिम लीग बाहर निकल गई, जिसकी वजह से असेंबली की सीट्स भी कम हो गई थी। अब ये था कि और क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करेगी।
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। गाइस ये अब इसमें क्या हुआ कि जैसे इनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई, इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ चीज़ें अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दी। जैसे 1947 में 22 तारीख को इन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। याद रखना, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेशनल फ्लैग का हमने कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये दोनों एक ही दिन किए थे, तो भूलना नहीं। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग ऑन जैन 24 1950, 1950 में 24 जनवरी को हमने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को हमने अडॉप्ट किया था। और जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप थी वो हमने 1949 में की थी। कॉमनवेल्थ मीन्स कि जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ों ने रूल किया है उन सब कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट था, फैक्चुअल डेटा थे, ये काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं। गाइस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनके 11 सेशन होते हैं 2 साल तक। मीन्स कि वो 11 बार छोटे छोटे सेशंस में मिलते थे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। गाइस याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days। गाइस एक चीज़ और बता दूं कि जो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने अडॉप्ट कर लिया था 1949 में ही, ठीक है। जो कुछ बच गया था वो हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को। अब गाइस इसके अंदर कमेटीज़ भी बनी, ये फैक्चुअल डेटा है, ये तो आपको रटना पड़ेगा। कि गाइस एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ यूनियन यूनियन लिखा होगा ना, वहाँ पे कमेटी हेड करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी। जहाँ पे प्रोविंशियल लिखा होगा मीन्स स्टेट्स, उन कमेटीज़ को हेड करते हैं पटेल जी। तो आप कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना तो आप डायरेक्टली इन दोनों का नाम लगा सकते हो। तो याद रखना, वो जो यूनियन पावर कमेटी थी वो जवाहरलाल नेहरू जी उसको हेड कर रहे थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी सरदार पटेल। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन ड्राफ्ट करेगा, गाइस वो थे BR अम्बेडकर जी। ऐसे ये सारी कमेटीज़ बनी और कुछ माइनर कमेटीज़ भी थी। गाइस आप पढ़ सकते हैं इन कमेटीज़ के बारे में, इतना डीपली कोई नहीं पूछेगा आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी का पूछ सकता है, बिकॉज हम कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्हीं के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब देखो होता क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। गाइस जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे, गाइस वो बनी थी अगस्त 29 1947 में, ठीक है। और इसके जो मेंबर थे वो 7 मेंबर थे। क्वेश्चन आ सकता है लेकिन काफ़ी कम चांसेस होते हैं छोटे एग्ज़ाम्स में। आपको याद रखना है अगस्त 29 1947 में ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। जो इसके मेंबर थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर तो उसके चेयरमैन थे, N गोपाला स्वामी अयंकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधवी राव, TT कृष्णामाचारी, ये सब इसके मेंबर्स थे। और गाइस इन सब ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। गाइस बीच में जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा डीपली दिया हुआ है। अब होता है क्या गाइस, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, अब देखो कोई भी चीज़ बनती है ना, उसको ये पब्लिक के सामने पहले भेजते हैं कि लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, ये कैसा बना है। फिर उसके बाद फिर से इसमें अमेंडमेंट करी जाती है, चेंजेस करी जाती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, जो उसकी फ़र्स्ट रीडिंग थी वो नवंबर 4 1948 को असेंबली में पेश करी थी, और जिस पे डिस्कशन 4-5 दिन तक चली। जैसे कोई लॉ आता है तो पार्लियामेंट में पेश करते हैं ना, फिर इस पर डिस्कशन होती है। तो 4 नवंबर 1948 को असेंबली में फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी डिस्कशन 5 दिन तक चली। मीन्स नवंबर 4 को पेश किया और नवंबर 5 तक इस पर डिस्कशन चली। ये हो गया। फिर इसका सेकंड रीडिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी वो नवंबर 15 को लाई गई।
ठीक है, ये डेट्स गाइज याद रखना। सेकंड रीडिंग नवंबर 15 को लाएगी 1948 को, और ये ख़त्म होती है अक्टूबर 17 1949। इसमें इतना टाइम क्यों लगा? बिकॉज इसमें पब्लिक को भी भेजी गई, लोगों ने कुछ सजेशन भेजी कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम पे जो टोटल अमेंडमेंट्स प्रपोज करी थी, मींस कि ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, वो थी 7,653, 7,653, जिसमें से गवर्नमेंट ने, असेंबली ने 2,473 को ही एक्चुअली डिस्कस करा असेंबली में। ये आपके काम के नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। इतना याद रखना है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसकी फर्स्ट रीडिंग, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, वो असेंबली में पेश करा 4 नवंबर 1948 को। 5 दिन डिस्कशन चली। फिर सेकंड ड्राफ्ट फिर से पेश करा 15 नवंबर 1948 को, जिसके बाद कम से कम साल लगा, पब्लिक में भेजा गया, डिस्कशन करी गई, और फाइनली नवंबर 26 को 1948 को डिक्लेयर कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ पास्ड। कुछ जो प्रोविज़न्स कॉन्स्टिट्यूशन के रह गए थे वो हमने इम्प्लीमेंट करे 26 जनवरी 1950 को। तो गाइज याद रखना, जो नवंबर 26 1948 था, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, उस टाइम पे जो टोटल आर्टिकल थे, ये पूछा जा सकता है, जो टोटल आर्टिकल थे वो थे 395 आर्टिकल्स थे, और 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल्स। अभी गाइज हम देख लेते हैं क्रिटिसिज्म की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कैसे क्रिटिसाइज़ किया गया। बोला गया ये इट इज़ अ नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पीपल तो इसको चुन के नहीं लाए, लोगों ने तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया ही नहीं इलेक्शन में, तो इनको कौन चुन के लाया? सेकंड बोला गया कि ये सॉवरन बॉडी नहीं है, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से बनी है। थर्ड बोला ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसने 2 साल से ज़्यादा, लगभग 3 साल कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में ही बना दिया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। और चौथा बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, इसको कांग्रेस ने ही डोमिनेट किया, सारे मेंबर्स ही इसमें कांग्रेस के थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से ही इसमें जो चीज़ें थी वही लाई। और एक चीज़ ये बोली गई कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो डोमिनेटेड बाय हिंदूज़, इसमें सारे हिंदूज़ ही थे, तो वो अपने ही तरीके से ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो गाइस हमने क्या पढ़ा पूरी डिस्कशन में कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया था इंडिया में एम एन रॉय ने दिया था 1934 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली डिमांड करी, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फिर सर स्टेफर्ड कमीशन आती है 1942 में, फिर 1946 में कैबिनेट कमीशन आता है, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया जाता है। टोटल जो मेंबर्स थे 389 से उस टाइम पे, जिसमें 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे। बाद में इंडिया की पार्टीशन हो जाती है, मुस्लिम लीग चले जाती है। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो चाहे वैसा लॉ बना सकती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉज को एब्रिगेट भी कर सकती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का भी काम करेगी। अब असेंबली बनी, उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 में होती है। अब ये मीटिंग होती है तो गाइस इसमें सर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। सेकंड मीटिंग होती है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। फिर 2 दिन बाद 13 ऑफ दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं, जिसको 22 जनवरी 1948 को क्या करा जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी फॉर्मेशन होती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता है, उसमें जो टोटल आर्टिकल्स होते हैं लास्ट में गाइस, उसमें 8 शेड्यूल्स होते हैं। मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि जो फाइनल वाला ड्राफ्ट आया था उसमें क्या क्या था। गाइस जो लास्ट वाला ड्राफ्ट लेके आए थे उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, और नवंबर 26 1949 को इन्होंने बोल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड। तो गाइज़ ये टोटल था फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, पूरी इसकी कथा। तो गाइज़
आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी गाइज वो हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखेंगे। और गाइज जो चीज़ें मैंने बार बार रिपीट करी है ना, क्वेश्चंस वहाँ से ही निकलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।